अध्याय 31 सांप्रदायिकता का उदय और विकास। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के विकास की चर्चा करने से पहले शायद ये उपयोगी होगा कि हम इस शब्द की परिभाषा तय कर लें और उन बुनियादी गलतफहमियों को समझ लें जो इसके साथ लिपटी रही। सांप्रदायिक विचारधारा हमारे जीवन में इतने लंबे समय से मौजूद रही है कि ये एक बहुत ही साधारण और साफ सी चीज लगती है, लेकिन वास्तविकता शायद इसके विपरीत है। सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक विचारधारा के 3 तत्व या चरण होते हैं और उनमें एक तारतम्य होता है। इस क्रम में सबसे पहला स्थान इस विश्वास का है कि एक ही धर्म मानने वालों के सांसारिक हित यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित भी एक जैसे ही होते हैं। सांप्रदायिक विचारधारा के उदय का ये पहला आधार है। इसी से धर्म पर आधारित सामाजिक राजनीतिक समुदायों की धारणा का जन्म होता है। वर्गों, जातीय समूहों, भाषाई सांस्कृतिक जमायतों, राष्ट्रों या प्रांतों और राज्यों जैसी राजनीतिक क्षेत्रीय इकाइयों के स्थान पर धर्म पर आधारित इन समुदायों को ही भारतीय समाज की बुनियादी इकाइयों के रूप में देखा जाने लगता है। ऐसा मान लिया जाता है कि भारतीय जनता धर्म पर आधारित इन समुदायों के सदस्यों के रूप में ही अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन का संचालन कर सकती है तथा अपने सामूहिक यानी गैर व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा कर सकती है। इन विभिन्न समुदायों के अपने अलग अलग नेता होते हैं जो अपने को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या किसी खास वर्ग का नेता बतलाते हैं। उनके बारे में माना जाता है कि ऐसा कहकर वे सिर्फ ढोंग करते हैं, दरअसल तो वे महज अपने समुदाय के नेता हैं। उनसे से ज्यादा उम्मीद यही की जा सकती है कि वे सांप्रदायिक नेताओं के रूप में एकताबद्ध हों और इस तरह राष्ट्र या देश की बड़ी इकाई की सेवा करें। सांप्रदायिक विचारधारा का दूसरा तत्व ये विश्वास है कि भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक हित अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न हैं। सांप्रदायिकता अपने तीसरे चरण में तब प्रवेश करती है जब ये मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों या समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं। इस चरण में आकर सांप्रदायिक व्यक्ति जोर देकर ये कहने लगता है कि हिंदुओं और मुसलमानों के सांसारिक हित एक हो ही नहीं सकते, उनमें परस्पर विरोध होना ही है। अतः बुनियादी रूप से सांप्रदायिकता ही वो विचारधारा है जिसके आधार पर सांप्रदायिक राजनीति खड़ी होती है। सांप्रदायिक हिंसा सांप्रदायिक विचारधारा का ही एक स्वाभाविक नतीजा है। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई सांप्रदायिकताएं एक दूसरी से जुदा नहीं हैं। वे एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं। ऊपर से भले ही अलग अलग दिखती हों, पर उनके मूल में एक ही तरह की सांप्रदायिक विचारधारा काम करती रहती है। किसी भी व्यक्ति, दल या आंदोलन में सांप्रदायिक विचारधारा का जन्म पहले चरण से होता है। बहुत से जातीय समूह इसके शिकार हो जाते हैं, यद्यपि वे सांप्रदायिकता के अन्य 2 तत्वों को स्वीकार नहीं करते, यानी ये नहीं मानते कि धर्म पर आधारित विभिन्न समुदायों के हित अनिवार्य रूप से एक दूसरे के भी विरोधी होते। ये वही लोग थे जिन्होंने अपने को सिर्फ राष्ट्रीयतावादी कहने के बजाय राष्ट्रीयतावादी हिंदू, राष्ट्रीयतावादी मुसलमान या राष्ट्रीयतावादी सिख के रूप में देखा। सांप्रदायिकता के दूसरे चरण को उदार सांप्रदायिकता या हाल की लोकप्रिय शब्दावली का प्रयोग करें तो नरमपंथी सांप्रदायिकता कह सकते हैं। उदार सांप्रदायिकतावादी भी मूलतः सांप्रदायिक राजनीति ही कर रहा था, फिर भी उसकी आस्था कुछ उदारवादी, लोकतांत्रिक, मानवतावादी और राष्ट्रीयतावादी मूल्यों में थी। वो ये तो मानता था कि भारत का निर्माण ऐसे विभिन्न धर्मधारित समुदायों से हुआ है जिनके अपने अलग अलग और विशेष हित हैं, जिनमें कभी कभी टकराव की भी नौबत आ जाती है। फिर भी वो ये मानता था और सार्वजनिक रूप से कहता भी था कि इन विभिन्न सांप्रदायिक हितों को परस्पर समाहित किया जा सकता है तथा सामान्य राष्ट्रीय हितों से उनकी संगति बैठाई जा सकती है और इस प्रकार भारत को एक राष्ट्र बनाया जा सकता है। 1937 के पहले अधिकांश सांप्रदायिकतावादी, मसलन 1925 के पूर्व हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अली बंधु तथा 1922 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना
मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय और एनसी केलकर इसी उदारवादी सांप्रदायिक ढांचे के तहत काम करते थे। सांप्रदायिकता का तीसरा या अंतिम चरण उपस्थित हुआ उग्रवादी सांप्रदायिकता के उदय के साथ। उग्रवादी सांप्रदायिकता यानी ऐसी सांप्रदायिकता जिसके तौर तरीके फांसीवादी होते हैं। उग्रवादी सांप्रदायिकता के मूल में भय या घृणा थी तथा भाषा, कर्म एवं आचरण के स्तर पर उसका मिजाज हिंसक था। अपने राजनीतिक विरोधियों को वो अपना दुश्मन मानती थी तथा उनके खिलाफ वो युद्ध की भाषा बोलती थी। इसी चरण में आने के बाद सांप्रदायिकतावादियों ने घोषणा करनी शुरू की कि मुसलमान मुस्लिम संस्कृति और इस्लाम तथा हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति के अस्तित्व पर खतरा है। साथ ही मुस्लिम एवं हिंदू सांप्रदायिकतावादियों ने ये सिद्धांत पेश करना शुरू किया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग राष्ट्र हैं तथा उनके बीच ऐसा स्थायी द्वंद्व है जिसे कभी भी समाहित नहीं किया जा सकता। 1937 के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से ही इस उग्रवादी या फांसीवादी सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि सांप्रदायिकता के ये तीनों दौर अलग अलग वक्त पर आए, लेकिन वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहे और उनमें एक तरह की निरंतरता भी बनी रही। पहले चरण की सांप्रदायिकता ने उदारवादी और उग्रवादी सांप्रदायिकता को मजबूत किया तथा उनके खिलाफ संघर्ष चलाना कठिन कर दिया। इसी तरह उदारवादी सांप्रदायिकता उग्रवादी सांप्रदायिकता के विचारधारात्मक विकास को रोक नहीं सकी। सांप्रदायिक यथार्थ का मतलब। सांप्रदायिकता से जुड़े कुछ और पहलुओं पर भी हमें गौर करना चाहिए। जब कोई सांप्रदायिकतावादी अपने समुदाय के हितों की रक्षा की बात करता था या उसमें निष्ठा रखता था, तो वास्तविक जीवन में ये हित धर्म के दायरे के बाहर नहीं होते थे। सच तो ये है कि हिंदुओं, मुसलमानों तथा अन्य समुदायों के आर्थिक राजनीतिक हित एक ही थे और उस स्तर पर उनके बीच कोई सामुदायिक विभाजन नहीं किया जा सकता था। हिंदू या मुसलमान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर भी उनका कोई अलग अलग राजनीतिक आर्थिक जीवन नहीं था। क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, वर्ग, जाति, सामाजिक हैसियत, सामाजिक परंपराएं, खान पान और पहनावा, इन सभी मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों में कोई सामुदायिक एकता नहीं थी, बल्कि अनेक दृष्टियों से बहुत से हिंदू और बहुत से मुसलमान एक दूसरे के नजदीक थे। जहां तक उच्च वर्गीय मुसलमान का सवाल है, उसका जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से भी गरीब मुसलमान के बजाय उच्च वर्गीय हिंदू के ज्यादा करीब था। इसी तरह सांस्कृतिक स्तर पर पंजाबी हिंदू किसी बंगाली हिंदू की तुलना में पंजाबी मुसलमान के ज्यादा करीब था, जैसे बंगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान की तुलना में बंगाली हिंदू के ज्यादा निकट था। इस तरह जाहिर है कि भारतीय जनता का सांप्रदायिक विभाजन अवास्तविक था और इसका उद्देश्य वास्तविक विभाजनों यानी विभिन्न भाषाई सांस्कृतिक अंचलों तथा सामाजिक वर्गों के अस्तित्व तथा एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रही वास्तविक एकता के इर्द गिर्द धुंध पैदा करना था। यदि सांप्रदायिक हितों का सचमुच कोई वजूद नहीं था, तो सांप्रदायिकता भी सामाजिक यथार्थ की कोई आंशिक, एक पक्षीय या वर्गीय समझ नहीं थी, बल्कि वो चीजों को गलत या अवैज्ञानिक दृष्टि से देखने की कोशिश थी। कभी कभी ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक व्यक्ति का नजरिया चूंकि संकीर्ण होता है, अतः वो सिर्फ अपने समुदायों के हितों के बारे में ही सोचता है। लेकिन अगर ऐसे हित होते ही न हो, तो वो समुदाय या सह धर्मावलंबियों के हितों की रक्षा कैसे कर सकता है? वो अपने तथाकथित समुदाय का प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। समुदाय के हितों की रक्षा करने के नाम पर वो जाने या अनजाने कुछ दूसरे ही हितों की रक्षा कर रहा था। इस प्रकार वो या तो दूसरों के साथ छल कर रहा था या अचेतन रूप से आत्मछल का शिकार था। सांप्रदायिक मान्यताएं, सांप्रदायिक तर्क प्रणाली और सांप्रदायिक समाधान, इन सब का कोई वास्तविक आधार था ही नहीं। सांप्रदायिकतावादी जिन चीजों को समस्याओं के रूप में पेश कर रहे थे, वे वास्तविक समस्याएं नहीं थी और न वे समाधान ही वास्तविक समाधान थे जिन्हें वे समाधान कहकर पेश कर रहे थे। सांप्रदायिकतावादी न केवल गलत समाधान देता था, बल्कि गलत सवाल भी उठाता था। कभी कभी ये कहा जाता है कि सांप्रदायिकता तो अतीत की एक विरासत है, लेकिन सच्चाई ये है
कि सांप्रदायिकता प्राचीन और मध्ययुगीन विचारधाराओं का इस्तेमाल जरूर करती है तथा उन पर आधारित भी होती है, लेकिन मूलतः ये एक आधुनिक विचारधारा और राजनीतिक प्रवृत्ति थी जो आधुनिक सामाजिक समूहों, वर्गों और ताकतों की सामाजिक आकांक्षाओं को व्यक्त करती थी और उनकी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करती थी। इसकी सामाजिक जड़ों तथा इसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को भारतीय इतिहास के आधुनिक काल में खोजा जा सकता है। समकालीन सामाजिक आर्थिक ढांचे ने न केवल इसे पैदा किया बल्कि पुष्पित पल्लवित भी किया। सांप्रदायिकता का उदय आधुनिक राजनीति के उदय से जुड़ा हुआ है। आधुनिक राजनीति प्राचीन मध्ययुगीन या 1857 के पहले की राजनीति का सीधा विकास ही थी, बल्कि वो एक नई जमीन पर विकसित हुई। राष्ट्रीयतावाद तथा समाजवाद जैसी अन्य दृष्टियों की तरह ही राजनीति और विचारधारा के रूप में सांप्रदायिकता का उदय भी तभी संभव हुआ जब जनता की भागीदारी, जन जागरण और जनमत के आधार पर चलने वाली राजनीति अपने पांव जमा चुकी थी। आधुनिक युग के पहले की राजनीति में उच्च वर्ग का वर्चस्व था और जनसाधारण उपेक्षित था। जनता विद्रोह भी करती थी तो राजनीतिक व्यवस्था के बाहर और उसका विद्रोह सफल होने पर उसके नेताओं को पुराने शासक वर्गों में शामिल कर लिया जाता था। बहुत से दृष्टि संपन्न भारतीयों ने इस बात को भलीभांति समझा भी। उदाहरण के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लिखा, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक परवर्ती घटना है जिसका जन्म हमारी आंखों के सामने ही हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि सांप्रदायिकता जैसी चीज का विकास सिर्फ भारत में ही हुआ हो। ये भारत के विशेष ऐतिहासिक या सामाजिक विकास का अनिवार्य या अपरिहार्य नतीजा भी नहीं था। ये उन स्थितियों की उपज था जिन्होंने दूसरे समाजों में सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं और विचारधाराओं को जन्म दिया है, जैसे फासीवाद, सामीवाद विरोध, नस्लवाद, उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट संघर्ष या लेबनान में ईसाई मुस्लिम संघर्ष। उपनिवेशवाद की देन। भारत में सांप्रदायिक चेतना का जन्म उपनिवेशवाद के दबाव तथा उसके खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत से उत्पन्न परिवर्तनों के कारण हुआ। विभिन्न अंचलों तथा देश के बढ़ते हुए आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया, उपनिवेशवाद तथा भारतीय जनता का बढ़ता हुआ अंतर्विरोध तथा आधुनिक सामाजिक वर्गों एवं उपवर्गों का निर्माण, इन तमाम कारणों से लोगों में अपने साझा हितों को देखने के लिए तरीकों की जरूरत हुई। संपर्कों और वफादारियों के व्यापक आयामों की खोज तथा नई पहचानों की रचना जरूरी हो गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिस नई राजनीति का जन्म हुआ, उसके कारण भी ये सब आवश्यक हो गया। आधुनिक राजनीति का आधार ही था अधिक से अधिक भारतीयों में राजनीतिक चेतना पैदा करना तथा उन्हें सक्रिय करना। नए विचारों और नई धाराओं के सहारे नए उदीयमान राजनीतिक यथार्थ तथा सामाजिक संबंधों को जज्ब करने तथा एकता के नए आधारों एवं नई सामाजिक राजनीतिक पहचानों को अपनाने की प्रक्रिया को एक कठिन और क्रमिक प्रक्रिया होना ही था। राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक भाषाई विकास तथा वर्ग संघर्ष की आधुनिक धारणाओं का प्रसार एवं प्रक्रिया का अनिवार्य नतीजा था। लेकिन जहां भी इन धारणाओं का विकास धीमी गति से या आंशिक रूप में हुआ, नए यथार्थ को जज्ब करने, संपर्क के व्यापक दायरे बनाने और नई पहचानों और विचारधाराओं का विकास करने के लिए लोगों ने जाति, इलाके, अचल, नस्ल, धर्म, संप्रदाय और पेशे जैसे आत्म पहचान के पुराने, परिचित, पूर्व आधुनिक तरीकों के प्रति झुकाव प्रकट किया, जो अपरिहार्य था। इस तरह की परिस्थितियों में दुनिया भर में ऐसी ही घटनाएं हुई हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन पुरानी, अपर्याप्त और मिथ्या धारणाओं तथा पहचानों का स्थान राष्ट्र, राष्ट्रीयता और वर्ग की नई तथा ऐतिहासिक रूप से आवश्यक धारणाएं और पहचान लेने लगती हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर यही हुआ, हालांकि सर्वत्र एक जैसे ढंग से नहीं। यहां खास बात यह हुई कि देश के कुछ हिस्सों में आम जनता के कुछ वर्गों में धार्मिक चेतना सांप्रदायिक चेतना में बदल गई। भारत में जो स्थिति थी, उसकी कुछ बातें इसमें मददगार थी। इससे समाज के कुछ हिस्सों की जरूरतें पूरी होती थी तथा कुछ सामाजिक और राजनीतिक ताकतों को फायदा था।
अब सवाल ये उठता है कि 20वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता का विकास किन कारणों से संभव हुआ, तत्कालीन स्थिति के कौन से पहलू इसमें मददगार हुए और ये किन सामाजिक वर्गों तथा राजनीतिक ताकतों का हित साधन कर रही थी। यद्यपि भारत में सांप्रदायिकता का विकास अनिवार्य या अपरिहार्य नहीं था, लेकिन ये समझना गलत है कि ये सिर्फ सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञों या धूर्त प्रशासकों के षड्यंत्र का नतीजा था। इसकी जड़ें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में थी। पूरी सामाजिक स्थिति ही ऐसी थी जो इसके लिए जमीन तैयार कर रही थी और उसके अभाव में ये लंबे समय तक टिक ही नहीं सकती थी। आर्थिक दबाव और सांप्रदायिकता। सर्वोपरि भारतीय उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था तथा इसके कारण उत्पन्न पिछड़ेपन का ही एक नतीजा था सांप्रदायिकता का विकास। औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ठहराव आया तथा भारतीय जनता, खास तौर से मध्य वर्ग के जीवन पर इसका जो असर पड़ा, उसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा हुई जो भारतीय समाज के विभाजन और कलह तथा उसके गहरे रूपांतरण में सहायक थी। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में न तो आधुनिक औद्योगिक विकास हुआ और न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक सेवाओं का फैलाव। फलस्वरूप बेकारी एक विकट समस्या बन गई, खास तौर से शिक्षित मध्य वर्ग तथा निम्न मध्य वर्ग में, जिसके लिए कृषि का सहारा सुलभ नहीं था तथा जिसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही थी। 1928 के बाद विश्वव्यापी मंदी के दौरान आर्थिक अवसर और भी सिकुड़ गए तथा काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इस सामाजिक स्थिति में राष्ट्रीयतावादी तथा अन्य जनांदोलन उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष के माध्यम से जन समस्याओं के समाधान की लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। सच तो ये है कि 1905 से 1947 तक के जुझारू राष्ट्रीय आंदोलन और 1920 के बाद से वामपंथी दलों और समूहों की रीढ़ की हड्डी मध्य वर्ग ही था, लेकिन जिनमें व्यापक सामाजिक दृष्टि और राजनीतिक समझदारी नहीं थी, वे अपने संकीर्ण तात्कालिक हितों और व्यक्तिगत या सामुदायिक समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संप्रदाय, जाति या प्रांत के आधार पर नौकरियों या नगरपालिकाओं तथा विधायिकाओं में आरक्षण पाने की कोशिश करने लगी। देशव्यापी आर्थिक ठहराव के कारण सरकारी नौकरियों, वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों तथा उद्योग धंधों में भी जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता थी। जो कुछ भी आर्थिक अवसर उपलब्ध थे, उनका अधिकतम हिस्सा हासिल करने के लिए मध्य वर्ग के लोग शैक्षणिक योग्यताओं तथा व्यक्तिगत गुणों के साथ साथ भाई भतीजावाद, घूस आदि का भी इस्तेमाल करते थे। अपने निजी संघर्ष को एक विस्तृत आधार देने के लिए तथा प्रतिद्वंद्विता के बीच से अपनी सफलता की संभावनाएं बढ़ाने के लिए वे जाति, प्रांत और धर्म जैसी सामूहिक पहचानों का सहारा लेते थे। इस तरह सांप्रदायिकता मध्य वर्ग के कुछ व्यक्तियों को तात्कालिक फायदा पहुंचा सकती थी और उसने पहुंचाया भी। इससे सांप्रदायिक राजनीति को एक तरह की वैधता भी मिली। सांप्रदायिकतावादी यथार्थ की जिस तरह व्याख्या करते थे, उसे वे मध्य वर्ग के कुछ व्यक्तियों पर इसीलिए लाद सके क्योंकि उस वर्ग के सामाजिक आधार में इसका थोड़ा बहुत अंश पहले से मौजूद था। धीरे धीरे खाते पीते किसानों और छोटे भूस्वामियों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो नौकरी खोजू मध्य वर्ग के दायरे देहात तक फैल गए। क्योंकि औपनिवेशिक अर्थतंत्र के कारण कृषि का विकास एकदम रुक गया था, अतः गांव के नवशिक्षित युवा किसान या भूस्वामी किसी भी रूप में गांव में रोजगार नहीं पा सकते थे। वे नौकरियों की खोज में और विभिन्न पेशों में प्रवेश करने के लिए कस्बों और शहरों की ओर भागने लगे तथा सांप्रदायिक आरक्षण और नामांकन के जरिए तात्कालिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इससे सांप्रदायिकता का आधार और व्यापक हुआ तथा उसने धीरे धीरे गांव के उच्च वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस प्रकार औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के संकट ने मध्य वर्ग में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं और राजनीतिक प्रवृत्तियां पैदा की। जब साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति और सामाजिक परिवर्तन की धारा मजबूत होती तो मध्य वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते। उस दौर में वे पूरे समाज की, पूंजीपतियों से लेकर किसानों और मजदूरों तक की मांगों को मुखरित करते।
वैयक्तिक महत्वाकांक्षाओं पर व्यापक सामाजिक दृष्टि हावी हो जाती। लेकिन जब क्रांतिकारी परिवर्तन की संभावनाएं धूमिल हो जाती, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष सुस्ताने लगता, तो मध्य वर्ग के बहुत से लोग अपनी निजी समस्याओं के अल्पकालिक समाधान के लिए सांप्रदायिकता तथा ऐसी ही अन्य विचारधाराओं के आधार पर की जाने वाली राजनीति की ओर मुड़ जाते। कुछ समय तक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और फिर कुछ समय तक सांप्रदायिक किस्म की राजनीति देश के अनेक हिस्सों में मध्य वर्ग इस झूले में झूलता रहा। पहले दौर में उसके अपने सामाजिक हित राष्ट्रीय हितों से जुड़ जाते और दूसरे दौर में उसकी संकीर्णता तथा स्वार्थपरता प्रमुख हो उठती तथा वो सामाजिक राजनीतिक यथास्थिति को स्वीकार कर लेता और इस तरह साम्राज्यवाद की मदद करता। इस पहलू के निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सिकुड़ते हुए आर्थिक अवसरों के उस दौर में सांप्रदायिकता की जड़ें मध्य वर्ग में निहित थीं तथा उसके द्वारा मध्य वर्ग ने अपने हितों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त किया। अतः सांप्रदायिकता का सवाल हर तरह से मध्य वर्ग का सवाल था। सांप्रदायिकता इसी वर्ग को आकर्षित करती थी तथा यही उसका सामाजिक आधार भी था। लेकिन इस संदर्भ में ये भूलना नहीं चाहिए कि मध्य वर्ग के बहुत से लोग आमतौर पर 1930 और 1940 के दशक में भी सांप्रदायिक मनोभाव से मुक्त रहे, खास तौर से बुद्धिजीवी, चाहे वे हिंदू रहे हों, मुसलमान या सिख। सच तो ये है कि 1930 के दशक के औसत भारतीय बुद्धिजीवी का झुकाव धर्मनिरपेक्षता और वामपंथ की ओर ही रहता था। औपनिवेशिक अर्थतंत्र का एक और पहलू था जो सांप्रदायिक राजनीति के विकास में सहायक हुआ। चूंकि उद्योग धंधों, वाणिज्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं और संस्कृति एवं मनोरंजन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा नहीं हो रहे थे, मध्य वर्ग को रोजगार के लिए सरकारी नौकरियों की ओर ताकना पड़ता था। यहां तक कि शिक्षकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों की नौकरियां भी सरकारी नियंत्रण में थी। 1951 तक स्थिति ये रही कि 12 लाख लोग पंजीकृत कारखानों में काम कर रहे थे, जबकि सरकारी नौकरियों में लगे लोगों की संख्या 33 लाख थी। जाहिर है ऐसी स्थिति में सांप्रदायिक राजनीति का इस्तेमाल सरकार पर यह दबाव डालने के लिए किया जा सकता था कि वो नौकरियों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का वितरण संप्रदाय और जाति के आधार पर करे। यही कारण है कि 1937 तक सांप्रदायिक राजनीति मुख्यतः सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक रियायतों और राजनीतिक पदों यानी मसलन विधायिकाओं तथा नगरपालिकाओं में सीट वगैरह के इर्द गिर्द मंडराती रही। राजनीतिक पदों का महत्व ये था कि नौकरियों तथा अन्य आर्थिक अवसरों पर उनके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता था। ये गौर तलब है कि यद्यपि सांप्रदायिकतावादी अपने तथा कथित समुदायों का दम भरते थे, लेकिन वे जिन सुविधाओं की मांग करते थे वे इन्हीं दो पहलुओं तक सीमित थी। सांप्रदायिकतावादियों ने ऐसी कोई मांग नहीं उठाई जिसका संबंध आम जनता के हितों से हो। अध्याय 31 सांप्रदायिकता का उदय और विकास का शेष भाग अगली फाइल में सुनिए।